ओके, तो फॉर्म हैंडलिंग पर थोड़ी सी मैं कुछ ऐसे कंट्रोल्स हैं जिसके बारे में हमें एक्चुअली पढ़ना जरूरी है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। सबसे पहले जब हमें फॉर्म पे काम करना है तो देखिए एक चीज का ख्याल रखें, तो मैंने टेबल बनाया था, राइट टेबल था, ठीक है, ताकि एक अच्छा लुक एंड फील मिल जाए। टेबल रॉ मैंने बनाई थी, उसके अंदर कुछ टेबल डेटा हम बना लेते हैं। लाइक एक हमने लिया था नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स फिर हम यहाँ उसके बिल्कुल सामने लगाने के लिए टीडी में लगा लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम उसको दे देते हैं टीएक्सटी नेम। फिर जो क्लास आपने ऐड करनी है वो आप करें, रिक्वायर लगाने लगाए, फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर में लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक अदद बटन भी लगा देता हूँ सबमिट का, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम आया था इसलिए मैंने कहा इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। अब ये जो बटन है मेरा सबमिट बटन, बीटीएन सबमिट कर दिया मैंने इसको और वैल्यू में लिख दिया फॉर एग्जाम्पल से, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये मेरा सबमिट बटन है, डेफिनेटली ये जब चलेगा तो ये फॉर्म को सबमिट भी करेगा, मगर एक्चुअली फॉर्म नहीं है हमारे पास, इसलिए ना रिक्वायर चल रहा है और ना डेटा हमें कहीं रिसीव होगा, क्योंकि देखो फॉर्म का टैग नहीं लगाया वहाँ, ठीक है। इसका जब तक फॉर्म का टैग नहीं है तो ये फॉर्म है ही नहीं। अगर आप PHP में जाकर कुछ काम करेंगे भी, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जब मेरा बटन $_post, अच्छा ये भी ख्याल रखना है कि जब भी आप पोस्ट या गेट यूज करेंगे PHP में तो एक्चुअली आपने ये कैपिटल में लिखना है, सही। तमाम ऐसे एरे जो डेटा को लेकर कैरी करते हैं वो PHP के डिफॉल्ट कैपिटलाइज है सारे, सेशन हो, कुकी हो, पोस्ट हो, गेट हो, सर्वर हो, ठीक है, रिक्वेस्ट हो, ये सारे के सारे जो तरीके हैं सब कैपिटल में लिखे जाते हैं। अब मैं यहाँ TXT BTN सेफ या BTN सब जो मेरे बटन का नाम है, मैं उसको रीड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस सेट हो तो एको कर देना, फॉर एग्जाम्पल अफनान, ठीक है, बटन दबे तो अफनान प्रिंट कर देना। अब देखें यहाँ पे मामला क्या है, क्योंकि फॉर्म नहीं है, जब फॉर्म नहीं है तो इस बटन का कोई मकसद नहीं है, ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं चलेगा क्योंकि फॉर्म का टैग नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पर फॉर्म का टैग ऐड करते हैं तो हम उसमें फिर एक्शन बताते हैं कि करना क्या है उसको, फिर मेथड हम बताते हैं पोस्ट का। तो एक्चुअली ये वो चीज़ है फॉर्म, जिसकी वजह से मेरे पास मेरा फॉर्म चलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से PHP वर्क करेगी। अब देखिए जब ये फॉर्म बन गया, अब अगर मैं खाली सबमिट करूंगा इसको तो देखिए रिक्वायर भी चल रहा है, ठीक है, सबमिट हो रहा है इसका मतलब है, ठीक है। और क्या करें, आप फॉर्म का टैग टेबल से बाहर ही रख लें तो और बेहतर है, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ये एक अच्छी HTML लिखने का तरीका है कि टेबल के अंदर कोई फजूल टैग ना हो, टेबल के अंदर टेबल के ही टैग हो, ठीक है। नाउ वी विल सी कि जब सबमिट होगा तो अफनान प्रिंट होता है, तो ये देखिए अफनान प्रिंट हो गया, ओके। इस तरह तो ये सही हो गया मामला। अब हमें मालूम है कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड करने का तरीका, हमने कहा भी $A के अंदर हम रख लेते हैं पोस्ट में से जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम है TXT नेम, तो ये A में वैल्यू आ गई, राइट। अब मैं एक और रॉ बना रहा हूँ, कुछ दूसरे कंट्रोल्स की हम बात करते हैं जिसको हम रीड करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक और ले लिया, फॉर एग्जाम्पल जेंडर, ठीक है। अब जेंडर में हम लगाते हैं रेडियो बटन, तो इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। अच्छा रेडियो बटन्स में एक चीज होती है, TXT जेंडर कर देते हैं हम इसको, और वैल्यू आपने देनी होती है इसके अंदर, ये वो वैल्यू है जो सबमिट होती है, और इसके आगे पीछे जो लिखा हुआ था वो सिर्फ स्टैटिक होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेल लिखा हुआ है ये बस ऐसे ही लिखा हुआ नजर आएगा फ्रंट पे, लेकिन जो वैल्यू पीछे सबमिट होगी वो ये होगी M या जो भी मैं यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो ये देखें एक रेडियो बटन मेरे पास आ गया मेल का, ओके। अच्छा अब अगर मुझे 2 रेडियो बटन लगाने, ठीक है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया फीमेल और यहाँ पर F कर दिया, ओके। देखिए दोनों के नाम सेम है, ये जो दोनों के नाम है कंट्रोल के वो सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इनको सबमिट करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक ही जा सकता होगा। जब नाम सेम है तो देखिए जब मैंने फीमेल को चेक किया तो मेल चेक नहीं है, जब मैं मेल पे क्लिक करता हूँ तो फीमेल अनचेक हो जाता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ HTML के नेम सेम होने चाहिए, और PHP में जब हम इसको रीड करेंगे तो हमें 2 बटन रीड नहीं करने, हम एक्चुअली इसको एक ही रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर B के अंदर TXT जेंडर को पढ़ूंगा, ठीक है, तो जो भी मैसेज चेक हुआ होगा वो हमारे पास सबमिट हो जाएगा, ऑलराइट, जो भी इनमें से चेक हुआ होगा। अभी इस वक्त जो है इस पे तो रिक्वायर है, हमने इस पे कोई रिक्वायर नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर TXT जेंडर नहीं मिला इसको क्योंकि वो सबमिट नहीं हुआ।
तो आप इन पे से किसी दोनों पर रिक्वायर भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप रिक्वायर्ड लगा दें, तो जैसे ही कोई एक भी इनमें से चेक हो जाएगा तो ये चल जाएगा, ठीक है। जब रिक्वायर लगाया तो अब हम इसको सबमिट करते हैं खाली, तो देखिए कहेगा प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दीज ऑप्शन, ओके। तो ये हमारे पास रेडियो बटन को हैंडल करने का तरीका है। आप कोई भी एक चेक कर ले इसमें से, फिर ये चल जाएगा, ओके हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक काम और हो सकता है कि आप चाहे तो बाय डिफॉल्ट मेल वाला चेक हुआ हुआ है, तो इसमें चेक की एक प्रॉपर्टी होती है, वो आप लगा दें। जब आप फॉर्म लोड करेंगे तो देखो मेल ऑलरेडी चेक हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये एक और इसमें बेहतरीन बात है। अब रेडियो बटन के बाद जो अगला मेरे पास कंट्रोल है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है हमारे पास कॉम्बो बॉक्स, जिसको हम सिलेक्ट बॉक्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने सिटी सिलेक्ट करनी है तो हम उसको रेडियो बटन लगा के नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा रेडियो बटन नहीं लगा सकते हम सिटी के लिए, तो हम क्या करते हैं वहां पे सिलेक्ट बॉक्स लगा लेते हैं, ठीक है, जिसको हम कॉम्बो बॉक्स भी कहते हैं। HTML में सिलेक्ट का टैग होता है इसके लिए, ऑलराइट। अच्छा, अब ये पूरा एक ही कंट्रोल है, ये जो सिलेक्ट है ये पूरा एक ही कंट्रोल है। इसके अंदर आते हैं ऑप्शंस, ऑप्शन आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कराची और मैंने लिखा लाहौर, तो मैंने लिख दिया पेशावर और कोयटा, ओके। तो वी हैव अ सेलेक्ट बॉक्स हियर, ये हमारे पास आ गया। अब इसकी CSS वगैरह आप जो भी करें, अब देखें इसकी पहचान के लिए क्या होगा कि आप इस सिलेक्ट बॉक्स को नेम दे देंगे, क्योंकि इसमें एक वक्त में एक ही सिलेक्ट हो सकता है। जब आप इसको नेम देंगे, TXT सिटी दे दिया मैंने, तो अब जो भी इसमें से सिलेक्टेड होगा वो आपके पास सबमिट हो जाएगा, ऑलराइट। देखिए जब आप रिफ्रेश करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पहली वैल्यू सिलेक्ट हुई भी आती है, लाहौर आ गया, सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सबमिट हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी TXT सिटी, यहाँ C के अंदर रख लेते हैं इसको, $C के अंदर पोस्ट TXT सिटी, ऑलराइट। अब मैं जरा इसको एको भी कर दूं ताकि हम सारों का आउटपुट देख लें। मैंने एको किया नेम $, ठीक है, और एक BR का टैग लगा दिया मैंने ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। उसके बाद मैंने कह दिया $B में आ रहा है जेंडर और $C में हमारे पास आ रहा है सिटी, ओके। लेट्स सी कि ये जो डेटा हमारा सबमिट हो रहा है वो क्या क्या सबमिट हो रहा है। तो मैंने नेम में अफरान यूसुफ रखा, मेल कराची और सेव किया। तो देखिए नेम में अफरान यूसुफ जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू थी, जेंडर में M, क्योंकि मेल की जो वैल्यू हमने लिखी हुई है बैकएंड पे वो M है, राइट। ये जो वैल्यू है ये यहाँ से पड़ता है, ठीक है। अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो ये कुछ भी नहीं ले सकता, ये फिर इसको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तीसरा है सिटी आ रहा है कराची, ठीक है। तो ये देखिए कॉम्बो बॉक्स में कराची है, सिलेक्ट हुआ हुआ इसलिए आ गया। अब कॉम्बो बॉक्स जो हमारा सिलेक्ट बॉक्स है, इसके अंदर एक और चीज होती है कि अगर आप दिखाना कुछ और चाहें और भेजना कुछ और चाहें, वैल्यू कुछ और देना चाहें, तो देखिए जिस तरह यहाँ पर दिखा हम मेल रहे हैं और जो वैल्यू है वो M है, ठीक है। तो M हमें रिसीव हो रहा है। तो इस वक्त हम अगर कराची दिखाना चाहते हैं लेकिन बैकएंड पे हमने फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस है और फॉरेन की लगाई हुई है कि भाई सिटी की आईडी फॉरेन की होगी, तो हम फॉरेन की यहाँ कैसे पास करेंगे। तो देखिए हम वैल्यू में लिख देंगे वो आईडी। फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यू में 1 लिख दिया कराची के लिए और वैल्यू में 2 लिख दिया लाहौर के लिए, वैल्यू में 3 लिख दिया मैंने पेशावर के लिए, और वैल्यू में 4 लिख दिया कोयटा के लिए। तो अब क्या होगा कि कॉम्बो बॉक्स में जो आपको फ्रंट एंड पे नजर आएंगे वो तो यही सिटीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोयटा ले लिया और मैंने यहाँ पर जो है वो कोई नाम हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ज़ारा, और ज़ारा फीमेल है और कोयटा से। जब हम इसको सेव करेंगे तो देखिए हमें ज़ारा मिला, F मिला जेंडर में, और सिटी क्या मिली 4। तो बेसिकली फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए हमारे पास ये है जो हमने बीच में लिखा हुआ है सिलेक्ट बॉक्स के ऑप्शन में, लेकिन जो वैल्यू है वो गेट होगी अगर आपने वैल्यू के टैग एट्रीब्यूट लगाए हुए होंगे, अंडरस्टैंड, ओके जी। एक और चीज है, एक और चीज हमारे पास होती है
नॉर्मली जो हम, अच्छा इसमें इसके अलावा भी जो टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब की जितनी भी चीजें वो सब इसी में कवर हो जाती हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ इस तरह चलता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप डेट हो, इनपुट टाइप नंबर हो, इनपुट टाइप ईमेल हो, वो सब इसी तरह हैंडल हो सकती है, ठीक है। एक चीज जो कि मुख्तलिफ है थोड़ी सी, वो है चेक बॉक्सेस, ठीक है। चेक बॉक्सेस थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं, तो आइए थोड़ा सा चेक बॉक्स पे काम कर लेते हैं, क्योंकि चेक बॉक्स मल्टीपल हो सकते हैं चेक, ठीक है, तो इसलिए उसके अंदर काम करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर सब्जेक्ट का ऑप्शन है और इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, ऑलराइट, तो हम चेक बॉक्स पे, अब हम इनके नेम सेम नहीं दे सकते, ठीक है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि txt c1 कर दिया मैंने और c2 कर दिया मैंने, ठीक है, दो चेक बॉक्सेज हैं, वैल्यू हम यहाँ जो पास करेंगे वही पास होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ उर्दू लिखा और यहाँ लिखा मैंने इंग्लिश, और जो फ्रंट एंड पे लिखा हुआ है वो मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो दिखाने के लिए जो हमारे पास इंग्लिश और उर्दू, ये देखो चेक हुआ हुआ इसलिए आया कि इसके आगे चेक लगा हुआ है, ठीक है। जब हम इसको सबमिट करेंगे, देखो अब ये भी एरर दे रहा है कि भाई इसको भी चेक करना जरूरी है क्योंकि इस पे रिक्वायर लगा। तो अब यहाँ पर हम रिक्वायर भी नहीं दे सकते चेक बॉक्स में, ठीक है। तो किसी एक को चेक तो कर दिया मैंने, लेकिन हम चेक बॉक्सेस पे रिक्वायर नहीं दे सकते, वो अपनी मर्जी है उसको भी चेक करें ना। अब गड़बड़ क्या है जो यहाँ समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये ठीक हो गया, चल भी रहा है, और अगर मैं txt c1 की वैल्यू लूंगा तो आ जाएगी, c2 की वैल्यू लूंगा वो भी आ जाएगी। तो ये 10-12 चेक बॉक्स हो तब तक तो ठीक है कि भाई आप जो है वो txt c1 और c2 कर ले, c10 कर ले, समझ आती है बात। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टेक्स्ट बॉक्सेस हो तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी कि यार मैं कैसे टेक्स्ट बॉक्स से रीड करूंगा। तो अब इसके लिए एक तरीका जो, तो हमारे पास जो है एक चेक बॉक्स क्योंकि ऑलरेडी चेक है तो वो बाय डिफॉल्ट हमें चेक हुआ हुआ नजर आता है, ठीक है। मैं बात ये कर रहा था कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा चेक बॉक्सेस हो, अब जैसे 4-5 चेक बॉक्सेस है तो ये txt c1 c2 c3 जो भी आप नाम रखना चाहें ये पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कई सारे चेक बॉक्सेस हो तो फिर क्या होता है कि उसमें तो ये चेक करना होता है कौन कौन से चेक हुए, तो वो अगर आपको कभी बनाना पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि txt c के आगे आप ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये बेसिकली एरे बन जाएगा, ओके। अब एक फॉर्म में जब ये एरे मिलेगा तो जहां पहली बार मिला वो 0 है, जहां दूसरी बार मिला वो 1 है, ठीक है, जिस तरह एरे होता है। तो फिर आप यहाँ उसको रीड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने $D के अंदर इसको पोस्ट में से रीड किया है txt c, ठीक है। तो txt c बेसिकली अगर मैं इसको एको करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर $D को मैंने एको किया, ठीक है, डायरेक्ट एको किया मैंने। अगर ये दोनों चेक है और सबमिट करता हूँ मैं, तो देखो वो कह रहा है कि ये एक एरे है, इसको आप स्ट्रिंग की तरह प्रिंट नहीं कर सकते, सही है। ये एक एरे है, इसको आप स्ट्रिंग की तरह प्रिंट नहीं कर सकते। देखो इसमें से आप ऐसे निकाल सकते हो, $D में से 0 निकालते, तो देखो 0 वाला प्रिंट हो जाएगा। चेक वाले मैंने दोनों को किया, इंग्लिश और उर्दू, लेकिन 0 वाला जो है उर्दू प्रिंट हो गया, ओके जी सही। तो अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर लूप चला के प्रिंटिंग कर सकते हैं, चेक है वो सब प्रिंट हो जाए। समझ आई बात? जी सर। जी सर। फॉर एग्जाम्पल D1 अगर चेक होगा तो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ देखो एक और मसला है, हारे सपना माइक बंद करो। किसकी चीखें बंद नहीं हो रही? ये देखो अब आ गया अनडिफाइंड ऑफसेट। अनडिफाइंड ऑफसेट 1 क्यों आया, क्योंकि ये चेक नहीं हुआ, राइट। तो अब इसको कैसे हैंडल करते हैं, इसको हैंडल इस तरह से करते हैं कि जब आपने अगर सब्जेक्ट सिलेक्टेड प्रिंट करने हैं, तो देखो मैं एको कर रहा हूँ, मैंने कहा जी सब्जेक्ट्स, और उसके बाद मैंने अपना एको यहाँ बंद कर दिया। अब मैं उसको हैंडल करने लगा हूँ, जो $D है मेरा, मैंने वहां पे जाके कहा कि भाई फॉर ईच, सही है, $D को
जितने भी उसमें आइटम है उसको आप फॉर एग्जांपल आई में रखते जाए, सही है। अब आई जो है वो आइटम हो गया $D का, सही है नहीं। फिर मैंने कहा इफ अगर इस सेट हो, अगर $I सेट हो, ठीक है, तब एको करना जो उसकी वैल्यू है $I की, सही नहीं। लेट्स सी कि ये क्या प्रिंटिंग कर रहा है। हमने नेम दे दिया फलान यूसुफ और दोनों इंग्लिश और उर्दू दोनों चेक कर लिया, सही नहीं। तो देखो उर्दू इंग्लिश दोनों प्रिंट हो गए, राइट, लूप की वजह से। अब की बार मैंने चेंज किया और मैंने सिर्फ उर्दू को लिया, तो देखो सिर्फ उर्दू सिलेक्ट हुआ, ओके। अब की बार मैंने फिर एंट्री की और इस बार मैंने इंग्लिश को चेक किया, उर्दू मैंने चेक करा दिया, तो अब की बार सिर्फ इंग्लिश आया। तो वो जो एरर था कि भाई इस साइड या ऑफ साइड आउट आ रहे थे, तो वो मैंने इस तरह सॉल्व कर दिया कि अगर आई सिलेक्टेड होगा तो प्रिंट हो, वरना ना हो, सही बेटा। अब आपका ये एक वेरिएबल पूरी एरे उठा रहा है, ठीक है जी। तो आप इस तरह से बड़ी बड़ी कितनी, अब यहाँ पे भले 50,000 चेक बॉक्स भी हो, तो ये इस तरह से, मतलब मैं यहाँ पर अगर 3-4 और ऐड कर दूं सब्जेक्ट, ठीक है भाई, हमने यहाँ पर मैथ भी ऐड कर दिया, तो हमने यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जांपल साइंस भी ऐड कर दिया, अपनी भूल गए सबसे पहले कंप्यूटर, ठीक है, हमने कह दिया इसको SST कंप्यूटर, सही। अब इनमें से जो भी चेक होगा तो हमारा वो एक फॉर्म जो है वो उसको हैंडल कर देगा। फॉर एग्जांपल बंदे ने भरा, उसने कहा जी मैं मैथ और कंप्यूटर सेलेक्ट करता हूँ, उर्दू हटा दिया उसने, सबमिट किया, तो देखिए मैथ और कंप्यूटर सिलेक्टेड हुए, सही बेटा। इस तरह से आप, ये कॉमो बॉक्स का तरीका ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं कि भाई ये कैसे होगा, क्योंकि अगर आपने सारे अलग अलग नाम ले लिए तो फिर आप कितनों को इस सेट करके चेक करेंगे। एक ही नाम रखने का फायदा क्या हुआ कि वो एरे बन के आ गया, फिर आप उसको लूप में डालें और इस सेट में चेक कर ले, लूप खुद ही कर देगा ये काम, सही है। तो लूप एक्चुअली बने इसलिए थे, सही है। लूप का जो मकसद है वो यही है कि बड़ी डेटा को हैंडल करने के लिए लूप बनाए गए थे, जहां इंसान की अपनी एफर्ट से ज्यादा कंप्यूटर काम करता है। अच्छा जी, तो ये हमने फॉर्म पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली। किसी को कोई इशू है? नहीं सर। राइट, ये वीडियो मैं स्टॉप कर रहा हूँ।